शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का दिन शुक्रवार का है, इसीलिए आज हम हमारे मार्गदर्शक बजरंग मुनि जी द्वारा लिखे आलेख पर करते हैं। आज हमने जिस आलेख को चर्चा का विषय बनाया है वह 16 अक्टूबर को लिखा गया था और इसमें मुनि जी ने आज के उद्योगपति, उनकी प्रकृति और हाल में हुए अंबानी परिवार में विवाह पर चर्चा की है। उसी आलेख को आधार मानकर आज हम बात करेंगे। देखिए, आलेख की शुरुआत होती है कि दो विभिन्न विचार के लोग हैं या दो विभिन्न धारा का समूह है। एक कहता है कि उद्योगपति को अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, उसे मितव्ययी होना चाहिए, धन का दिखावा नहीं करना चाहिए, संपत्ति का आडंबर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को इनके आलोचक फिजूल खर्च और अहंकारी कहते हैं। एक दूसरा समूह है, ऐसे उद्योगपति की निंदा करता है या आलोचना करता है जो मितव्ययी है, जो कम खर्च करते हैं, दिखावा में विश्वास नहीं करते, आडंबर नहीं करते। उनकी आलोचना इस बात पर होती है कि वह कंजूस हैं। देखिए, कंजूस और मितव्ययी दोनों में अंतर होता है। कंजूस का मतलब होता है एकदम ऐसा खर्च नहीं करने वाला, कंजूस मक्खी चूस। लेकिन मितव्ययी जो होते हैं वह आवश्यकता के हिसाब से धन का व्यय करते हैं। मितव्ययी होना एक अच्छी बात है, कंजूस होना एक अवगुण है। अब ये दो समूह हमारे समाज में हैं। इन्हीं दो समूह पर बात की गई है। बात में आलेख में हाल ही में हुए अंबानी परिवार में विवाह पर चर्चा की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, उसमें बेशुमार पैसा खर्च किया गया। आधुनिक भारत की बात करें तो सबसे महंगी शादी उसे दर्जा प्राप्त है। इस पर हमारा समाज दो भागों में बट गया। एक ने उसका समर्थन किया, एक वर्ग ने उसका निंदा किया, कहा कि ये फिजूल खर्ची है। अब बात यह आती है कि कौन सही है कौन गलत। देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपनी अर्जित की गई संपत्ति को अपने तरीके से खर्च करने का, व्यय करने का अधिकार है। ये कहना कि आप कंजूस हैं या ये कहना कि आप फिजूल खर्च हैं, धन का अपव्यय कर रहे हैं, गलत है। उसकी बेटे की शादी है, उसने अपना शौक पूरा किया, उसके पास उतनी संपत्ति है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मेरे विचार से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
कोई व्यक्ति अगर अपने धन को अपने ऊपर किसी भी तरह से खर्च करे, इसमें आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, जब तक कि उसे किसी सामाजिक नियम का, नैतिक नियम का या देश के कानून का उल्लंघन न हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अब जो ये समूह है जो बढ़ चुका है, उसका क्या किया जाए। देखिए, ये तो हुई आलेख की बात। अब मैं यहाँ पे यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारा हिंदू है चर्चा के लिए, मेरा मानना है कि यह बात हुई उद्योगपति की, पूंजीपति की। आज हम बात करेंगे जन साधारण की, और खासकर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। देखिए, हमारे यहाँ शादियों में पैसा खर्च होता है। शादी के नाम पर जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वह जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ करता है और पैसा खर्च करता है। अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि जो खर्चीली शादियां हो रही हैं, मेरे विचार से उसमें लोगों को समझदारी का परिचय देना चाहिए, और धन के अपयोग से लोगों को बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब साधारण परिवार में शादियां होती हैं, तो उसके लिए धन लगता है। लोगों के पास उतने रुपये होते नहीं हैं, कर्ज लेकर, जमीन बेचकर या और साधनों से हम पैसा खर्च करते हैं। विवाह के बाद वो परिवार सालों तक उबर नहीं पाता है, ये देखा हुआ है। ऐसे परिवार को चाहिए कि समझदारी का परिचय देते हुए फिजूल खर्ची ना करें। आजकल मैं देख रहा हूं कि इतना धन का अपव्यय शादी के नाम पर हो रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। खाना बनता है, बर्बाद होता है, बेवजह का आने जाने का भाड़ा लग रहा है। मतलब वो मेरे विचार से वो वह सही नहीं है। लेकिन अगर कोई सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि हमारे यहाँ की मानसिकता भी थोड़ी गलत है। अब लोग कहते हैं कि जीवन में एक ही बार शादी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, शादी तो ठाट बाट से होगी। अब ये मानसिकता है। बेटी वाले कहते हैं कि आप हमारे दरवाजे पर बारात लेकर ही आइए, हम हमारे दरवाजे की शोभा बढ़ाइए। तो पहले हम जो हमारी मानसिकता है उसको करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात मैं कह देता हूँ, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ये हमारी सलाह है, ये हमारा अपना वक्तव्य है, लेकिन यह किसी भी बाध्यकारी नहीं है। जिसको जैसे पैसा खर्च करना है वह कर सकता है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि हम जो पैसा खर्च करते हैं, हम अगर सही जगह पर पैसा खर्च करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा मानना है कि आजकल चल पड़ा है कि कमाना चाहिए। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। मेरा मानना है कि पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाने के पहले इंसान को कुछ बातें जान लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि उसे पैसा क्यों कमाना है, कैसे कमाना है, जो पैसा कमाएगा उसका वह कहाँ पे खर्च करेगा। अगर व्यक्ति के पास इतना बुद्धि विवेक है तो वह पैसा कमा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे समाज में जो पैसे की बात करते हैं, उनके पास यह बुद्धि विवेक है ही नहीं। जो पैसा कमाया जाता है उसका अधिकांश भाग गलत चीजों पर ही खर्च होता है। तो हमें यह बात जाननी पड़ेगी कि जब हम धन का अर्जन करते हैं तो पहले हमें ये तय करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। और यह थी आज की विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं इस विषय पर थोड़ा सा रख देता हूँ। देखिए, समाज में एक वर्ग दिखाई देता है श्रमजीवी, और एक वर्ग दिखाई देता है हमें बुद्धिजीवी वर्ग। एक वर्ग ऐसा है जिसे हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और पूंजीपति के साथ साथ देखा जाए तो पूंजीपति का अर्थ है जिसके पास अर्थ संग्रह हो। इसी को हम लोग जो है आर्थिक असमानता भी कहते हैं। एक के पास धन आवश्यकता से अधिक संग्रहित हो जाता है, के पास जो है धन का अभाव हो जाता है। तो जब इस प्रकार की आर्थिक असमानता होती है तब भी अराजकता होती है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब देश को एक संविधान, एक व्यवस्था मिली। लेकिन उसमें वर्ग संघर्ष के कई आधार बने। उन वर्ग संघर्षों में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग भेद, गरीब और अमीर, एक ये बना, गरीब और अमीर दो वर्ग बन गए। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी एक वर्ग बन गया। तो गरीब और अमीर जब ये दो वर्ग देखते हैं हम, तो दोनों की क्रय क्षमता अलग अलग होती ही है। जब हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में पूंजीवाद आ ही जाता है और लोकतंत्र फिर दो दिशाओं में चले जाता है। हम लोगों ने कल परसों इस विषय पर चर्चा करी थी। लेकिन लोकतंत्र की पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध ही जो है वह दुनिया में एक व्यवस्था और खड़ी हुई है, उसका नाम है साम्यवाद। अर्थात वो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। उनके पास भले ही खुद लोगों को नौकरी देने के लिए ना हो, लेकिन उद्योगपतियों का विरोध करेंगे कि न्यूनतम मूल्य जो है राशि इतनी घोषित करिए, न्यूनतम मूल्य राशि घोषित कर दीजिए, भले ही नौकरियां देने के लिए उनके पास कुछ भी ना हो। यानी वो स्वयं तो नहीं दे सकते हैं, और जो देने वाले हैं वास्तव में वो जो तरक्की कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसमैन ही किसी एक बड़ी इकोनॉमी को चलाते हैं। हमको ये दिखाई देता है कि उनके पास पैसा चला गया है। हमको ये नहीं दिखाई देता है कि वो कितने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चैरिटीज चलाते हैं, बड़े बड़े जो आश्रम चल रहे हैं वो भी डोनेशन और फंड पर चलते हैं। तो एक पक्ष जो दिखाया जाता है कि उनके विरुद्ध ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे पूंजीपति इस समाज के शत्रु हैं। पूंजीपति वास्तव में इस समाज के कभी शत्रु नहीं है। वो हमारी वर्ण व्यवस्था का एक भाग है, एक अभिन्न अंग है। जैसे शूद्र एक अंग है, वैसे ही वैश्य भी एक अंग है। लेकिन श्रमजीवियों को बुद्धिजीवियों के या फिर पूंजीपतियों के विरुद्ध निरंतर भड़काना और एक को शोषक बताना, दूसरे को शोषित बताना, और ये दिखाना कि इस पूंजीपति ने विवाह में इतना खर्च कर दिया पैसा। आपको ये तो दिखता है कि लाखों करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया,
पर आप ये नहीं देखते हैं कि वही पूँजीपति जो है, वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, लगा उससे करोड़ों लोगों को जॉब्स भी जनरेट होती है। अगर आर्थिक असमानता है, तो उस आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास सामाजिककरण से किए जा सकते हैं, ना कि साम्यवाद की तरफ बढ़ा जाए। यही स्थिति हुई पंजाब में। पंजाब में वहाँ पर जियो के का विरोध शुरू हुआ और विरोध शुरू करते-करते उन्होंने टावर उखाड़े, तो वहाँ पर जो पेट्रोल पंप थे उनका बहिष्कार किया। प्रश्न खड़ा होता है नुकसान किसका हुआ? वो तो उद्योगपति है, अपना पैसा वहाँ से निकालेगा, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेगा, उनके लिए वो कोई बड़ी राशि नहीं है। लेकिन जो लाखों लोग जो जॉब करने वाले हैं, जिनका रोज़गार उसी पर आधारित है, उनका क्या होगा? तो इस प्रकार की जो है पूँजीपतियों के विरुद्ध माहौल बना करके या उनके विरुद्ध हिंसा के लिए भड़काना, ये बड़ी ही खराब नीति है, वो भी तब जब आपके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये स्थिति मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मैंने कुछ समय पहले भी कहा था, बिहार की जो स्थिति रही 1960 से लेकर के और जो जातीय संघर्ष रहा, इस जातीय संघर्ष में भी अगर आप देखेंगे तो नुकसान किसका हुआ? तो मैंने बताया था कि लगभग 1000 के आस-पास जो हैं उद्योगपति चले गए वहाँ से अपनी-अपनी जाति को श्रेष्ठ बनाने वाले। आज देखो तो बिहार का नाम मैं कहता हूँ पलायन प्रदेश रख दिया जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियाँ, सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले वहाँ से भाग गए। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो पूँजीपतियों के विरुद्ध एक माहौल बनाया जाता है। उसी के विरुद्ध सारा का सारा जो है शोषित बता करके नक्सलिज़्म को खड़ा किया गया। तो पूँजीवाद का ये समाधान नहीं है कि आप जो है जो पूँजीवादी हैं या उद्योगपति हैं उनके विरुद्ध जो है लोगों को भड़काएँ। बल्कि समाधान ये है जो गांधी जी ने कहा था मज़दूर महाजन। हम मज़दूरों को हम महाजनों के विरुद्ध भड़काने की जगह क्यों ना हम महाजन को प्रेरित करें कि जा करके वो मज़दूरों की पीड़ा को समझे, उस आर्थिक असमानता को कम करे। अन्यथा ये विस्फोट कभी न कभी हो ही जाना है। लेकिन इतिहास में अगर हम देखते हैं तो 2 व्यक्ति हुए, एक गांधी जी थे जो महाजनों को समझाना चाहते थे, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी थे जो मज़दूरों को भड़काना चाहते थे। उसका परिणाम हम लोग देख ही रहे हैं कि लगातार जो 8 जो वर्ग संघर्ष हैं उसमें से एक वर्ग संघर्ष हमारा मज़दूर महाजन के बीच में खड़ा हो गया। लेकिन यही उद्योगपति हैं जब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमें कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, तो ये उद्योगपति एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका सहित दुनिया के कई अन्य देशों में आप देखेंगे, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ करती हैं। अमेरिका में आप देखेंगे तो उनके रक्षा मंत्रालय से लेकर के जितने जो उनके हथियार बनते हैं, वो बड़े-बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियाँ, सारी की सारी जो है वो प्राइवेट कंपनियाँ हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनियाँ काम नहीं करती हैं और हमारे यहाँ जो है पूँजीपतियों को खत्म करने के लिए या पूँजीपतियों का विरोध करते-करते, हम लोग पूरी तरह से सरकारीकरण का पक्षधर करने लग जाते हैं। और इस तरह से विरोध करते हैं कि भाई उसने 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। तो 1000 रुपए करोड़ का खर्चा किया तो 1000 करोड़ रुपए खा थोड़ी गया वो। 1000 करोड़ रुपए गया कहाँ ये समझने की बात है। तो वो पूरे समाज में ही जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबका खर्चा पानी उसी से चलता है। वो इन्वेस्टमेंट में ही जा रहा है। वो एक रेहड़ी वाले से लेकर के और विवाह में मंडप लगाने वाले से लेकर के सबका खर्च जो खर्चा आप देखेंगे, उसमें 1000 लोग लगे, 10,000 उसने 1000 करोड़ लगाया है, तो उसमें 10,000 लोगों को जो है उसमें रोज़गार भी मिला होगा। उसमें पंडित भी आता है, उसमें फूल-माला वाला भी आएगा, उसमें और लोग भी आएँगे। सारा सेटअप बनाने में कहाँ-कहाँ से सामान आया है, वो सब कुछ आप देखते हैं तो वास्तव में वो पैसा तो रिलीज़ हुआ है बाज़ार में, वो कहीं पर जो है ऐसा नहीं है कि पैसा ठहरा हुआ है। और अगर कोई पैसा रोक भी रहा है और रोकने के बाद वो उसे बाज़ार में इन्वेस्ट कर देता है, उद्योग लगा देता है, इंडस्ट्री लगा देता है, तो उससे भी जॉब्स ही जनरेट होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पूंजीपति वर्ण व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है, वह हमारा शत्रु नहीं है। अगर हम उसको अपना शत्रु मानेंगे, तो अमेरिका के पूंजीपति जो है वो मजबूत होते चले जाएँगे। फिर आप कहते हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश हो गया, होगा ही, क्योंकि वहाँ पर पूंजीपतियों का विरोध नहीं होता है और हमको ये तो बर्दाश्त हो जाता है कि बिल गेट्स मजबूत हो रहा है, हमको ये तो बर्दाश्त हो जाता है कि वॉरेन बफेट मजबूत हो रहा है, लेकिन हम लोगों से ये पचता नहीं है कि भारत में अंबानी-अदानी कैसे मजबूत हो जाते हैं। तो इसका मतलब विदेशी पति बढ़े और भारत के उद्योगपति जो हैं वो कमज़ोर होते रहें। परिणाम क्या निकलेगा? कोई भी विदेशी आएगा आपके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन क्यों लगा देता है? क्योंकि आप वास्तव में आर्थिक स्तर पर बहुत पीछे हैं।
जो उद्योगपतियों के साथ-साथ समाज का भी विकास होगा। अगर कोई ये कहता है कि केवल उद्योगपतियों का ही हो रहा है, समाज का नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ ये एक लोकतांत्रिक जो समस्या है, इसका समाधान किया जा सकता है, ना कि हम पूँजीवाद को या पूँजीपतियों को जो है, वो पूरी तरह से गाली-गाली देते-देते, उनका विरोध करते हुए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर लें। अन्यथा हम वैश्विक स्तर पर भी पिछड़ जाएँगे। तो कोई समस्या है तो उसका पॉज़िटिव समाधान किया जाए, ना कि उसको जो है उस समस्या को इस तरह से समाप्त किया जाए कि उससे 10 नई समस्याएँ खड़ी हो जाएँ। तो जो पलायन प्रदेश बनते जा रहे हैं उनका मूल कारण यही है कि वहाँ पर भावना प्रधान लोगों को भड़काया जाता है पूँजीपतियों के विरुद्ध। जबकि पूँजीपति मैं फिर कहूँगा हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उन्हीं से हमको नौकरियाँ मिल रही हैं और करोड़ों लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। तो आप कुछ भी नहीं देंगे और वो जो दे रहे हैं उनको उनको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये अच्छी स्थिति नहीं है और कहीं न कहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा करनी है, तो ये हमारी मजबूरी भी हो जाती है। उसका समाधान हम लोग डिसेंट्रलाइज़ेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अराजकता से नहीं, उनके विरुद्ध भड़काकर या माहौल बना करके नहीं, जिस प्रकार से करने का प्रयास किया गया और साम्यवाद तो इसी आधार पर पूँजीवादियों को गाली देता रहा। तो उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। तो जो 8 आधार हैं, उन्हीं आधारों में से एक ये आधार है और मैं फिर कहूँगा मज़दूर महाजन में से हमको महाजन को समझाने की आवश्यकता है, ना कि मज़दूरों को भड़काने की आवश्यकता है, ये कोई समाधान नहीं है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएँ। हेलो। हाँ, नमो नमः। जी, आदरणीय बताइए। धन्यवाद। मंगला प्रसाद जी, नीता जी पहले कुछ कह रही हैं, उनकी बात ले लेते हैं। अच्छा, ठीक। जी, बताइए। नीता जी आप कुछ कह रही थी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नीता जी। तब तक हम ही कुछ बोले। जी, बताइए आप। नमो नमः। आज जो है कि जो चर्चा हो रही है, उद्योगपतियों का जो है कि जो व्यय है, इस पर देखिए यहाँ पर एक बात रखी गई है, विवाह आदि पर खर्च। तो विवाह आदि पर जो खर्च होता है, विवाह क्या है पहले? विवाह जो है कि एक धार्मिक कृत्य संस्कार है। जब आप कोई विवाह या आदि कार्य करते हैं, कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, तो सिर्फ प्रदर्शन के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़े आयोजन कर रहे हैं, उसमें करिए, चाहे आप 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, कितना भी खर्च करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसका एक हिस्सा जो है कि धर्म पर भी खर्च होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक धार्मिक कृत्य है। यदि हम प्रदर्शन पर ही कुल खर्च कर दिए, तो विवाह जो है कि एक संस्कार नहीं रह जाता, एक धर्म नहीं रह जाता है। जैसे अभी अंबानी जी के परिवार में शादी हुई, तो उन्होंने कई 100 लड़कियों का जो है कि सामूहिक विवाह भी संपन्न कराया था। तो वहाँ पर यह होता है कि वह धर्म कृत्य हो गया, एक धार्मिक कार्य हो गया, उसमें धर्म पर भी जो है कि अपना एक योगदान हुआ। और सिर्फ यदि वहाँ पर पार्टी में ही शराब और कबाब पर ही खर्चा किया जा रहा है, नाच गाना पे पूरा खर्चा हो गया है, अधिकांश खर्चा, और धर्म कृत्यों में यदि कोई खर्चा नहीं रह गया, तो विवाह एक धार्मिक कृत्य के रूप में नहीं रह जाता है। तो यह कोई भी यदि व्यक्ति विवाह करता है या कोई भी विवाह का आयोजन करता है या कोई ऐसे संबंधी कोई आयोजन करता है, तो उसको यह ध्यान देना चाहिए कि विवाह में जो भी व्यय होता है, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है कि धर्म के कृत्य पर खर्च करना चाहिए। तभी तक उसका कृत्य धार्मिक संस्कार से संबंधित रह जाता है। यदि उसका कृत्य धार्मिक संस्कार से संबंधित नहीं रह जाता है, तो वह जो है कि आडंबर हो जाता है, खाली आडंबर। तो इसलिए कोई भी जो है कि आयोजन किया जाए, वहाँ पर खर्च का डिवाइडेशन सही ढंग से होना चाहिए। कितना जो है कि
माने संगीत पर खर्च हो, कितना खाने पीने पर खर्च हो, कितना जो है कि अन्य प्रदर्शन खर्च हो, कितना उसके धार्मिक कृत्यों पर खर्च हो। लोग बाग क्या करते हैं कि जो है कि डीजे और पटाखे पर जो है कि लाखों रुपया खर्च कर देते हैं प्रदर्शन में, लेकिन वहाँ जो दान धर्म दक्षिणा जो विदाई है, इस पर लोगों को जो भेंट भेंट करना है, इस पर उनका कोई खर्च नहीं होता है। पहले होता था कि जो विवाह शादी होती थी और सब कुछ करते थे तो वहाँ पर दान धर्म पर ज्यादा खर्च होता था और विवाह के संबंधित कृत्यों में सभी लोगों को संतृप्त किया जाता था। एक जो है कि चाहे वह नाऊ हो, चाहे जो है कि वह बढ़ई हो या जो है कि पानी भरने वाला हो, उसमें सभी अंगों को संतृप्त, सबको कुछ न कुछ देना चाहिए और सबको दिया जाता था। पुरानी परंपरा है हम लोगों में विवाह में। तो हम लोगों में जो विवाह होता है तो जरूरी नहीं है कि जो है कि बम पड़ाका और संगीत पर ही सारा खर्चा हो जाए। लोग कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो ऐसा लोग करते हैं उनका खर्च जो है कि आलोचना करना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक कृत्य है, न कि सिर्फ प्रदर्शन आडंबर से मतलब है। और पैसे का यदि खर्च होता है तो यदि पैसे का खर्च यदि सही तरह से हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है, तो वह जो है कि बर्बादी नहीं है। वो पैसे का वह जो है कि ट्रांजैक्शन होता है तो लोगों तक पहुँचता है और पैसा जब चलता रहता है तो सबको जो है कि वह संपन्न बना देता है। जब पैसा एक जगह रुकता है तभी वह जो है कि लोगों में विपन्नता की स्थिति आती है। तो खर्च करना कोई पैसे की बर्बादी नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम जब खर्च करते हैं तो अपने वित्त से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसको बर्बादी कर देते हैं। बर्बादी कहा जा सकता है, क्योंकि हमने खर्च करने के बाद हमारी स्थिति खराब हो गई या इस तरह से खर्च किया गया जो है कि समाज में गलत मैसेज आया, वहाँ पर रंडी नाच हुआ, पैसा लुटाया गया, तो ये सब गलत मैसेज होता है तो वह जो शराब पार्टी हो गई। तो यह जो है खर्च अपने आप में जो है कि उपयोगी नहीं रहता है। तो इसमें यह ध्यान देना चाहिए, पैसा क्या कितना भी खर्च हो, उसमें कोई चाहे 10,000 करोड़ खर्च किया जाए, 15,000 करोड़ खर्च किया जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पैसे का जो एक बड़ा भाग जो है कि उसके धार्मिक कृत स्वरूप को बनाए रखने में खर्च करना चाहिए। जब उसका धार्मिक कृत दान और धर्म और संस्कार से जोड़ करके किया जाएगा, तो निश्चित ही वह खर्च कहीं से गलत नहीं माना जा सकता है। और तीसरा कोटेशन है, इसके विपरीत कोई उद्योगपति अपना खर्च रोककर धन का उपयोग उद्योग में करता है तो उसमें आपत्ति क्यों नहीं? वो भी देखिए, हर व्यक्ति जो है कि धन का इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए और जो धन का इन्वेस्टमेंट जो उनकी व्यापार में होता है तो उससे जो है कि सब सब लोगों का आय बढ़ता है। और यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तेज आर्थिक विकास होती है तो सबसे अधिक लाभान्वित जो है कि गरीब वर्ग होता है। जब धीमे धीमे जब विकास होता है, धीमी जीडीपी के स्तर की लेती है, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है कि ऊंचे उद्योगपति होता है। जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जो है कि जितने भी छोटी मोटी मझोली कंपनियां थी उनका शेयर बाजार जो है डाउन होता गया और बड़ी कंपनियों का शेयर मार्केट उठता चला गया। क्योंकि जब मार्केट जब गिरता है तो बड़े उद्योगपति जो है कि मार्केट का अधिग्रहण करने में अधिक सफल होते हैं और छोटे उद्योगपति जो है कि और कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी जो है कि आमदनी और गिर जाती है। तो तेज आर्थिक विकास होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक विकास के विरुद्ध चले जाते हैं। यदि भारत में आरक्षण तुष्टीकरण खत्म कर दिया जाए, राष्ट्रभाषा लागू कर दिया जाए, समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाए, निश्चित ही जो है कि आर्थिक विकास दर हम 9-10% के ऊपर ले जा सकते हैं। 9-10% को ऊपर ले जाने का मतलब हर व्यक्ति संपन्नता को प्राप्त कर लेगा। जब कहीं अधिक क्षेत्र में जब अधिक व्यापार होता है, वहां पर सबसे ज्यादा लाभान्वित जो है कि मजदूर वर्ग होता है, क्योंकि उसको जो है कि सस्ते में कोई उसका श्रम खरीद नहीं पाता है। वो अपने मनमानी अपने व्यवस्था में, अब जो है कि लोगों को श्रमिक चाहिए तो लोग मनमानी कीमत पर लेकर के जो है करते हैं। एक समय था खाली अन्न पर लोग काम करते थे, क्या कि बाजार बहुत छोटा था, कमजोर था, कहीं से भी कुछ काम मिल जाए तो करने के लिए तैयार हो जाते, चलो भले ही पेट पर जो है काम हमें मिल जाए, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। लेकिन आज क्या है, आज लोग जो है कि बड़े महानगरों में 1000, 1500, 2000 रुपए लोग मांगते हैं। आज जो है कि जो बेलदारी है
रोज ही करने अपने भी हम ठेका पर काम करेंगे ऐसे नहीं करते हैं। ठेका आप जो है कि 10,000 20,000 50,000 का हो जाता है, उसको काम निपटाया और लोग जो है कि प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 2,000 रुपया कमा के निकल जाते हैं मजदूर। क्योंकि जब वहां पर जब संपत्ति अधिक होती है तो श्रमिक अपना जो अधिक मूल्य बताना शुरू करता है, क्योंकि उसका यदि यहाँ काम नहीं मिलेगा दूसरे जगह मिल जाएगा जब तीव्र आर्थिक विकास दर होता है। तो जानबूझ करके जो है कि हमारे आर्थिक विकास को कम किया गया, इसलिए कम किया गया है ताकि जो है कि जो सबसे हाई लेवल के उद्योगपति हैं सिर्फ उन्हीं के पास संपत्ति इकट्ठा हो, और यही हो रहा है, यही किया जा रहा है घूम फिर करके जो है कि जब हम छोटे छोटे धंधे उद्योग धंधे को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो तीव्र आर्थिक विकास जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में आज क्या है कि जो सफाई कर्मी है उनका पैकेज करोड़ों में जा रहा है और इंजीनियर और डॉक्टर का पैकेज कम है उनसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर जब उच्च आर्थिक विकास दर जब प्राप्त कर लिए तो उन लोगों का जो है कि जब मोटे काम करने वाले श्रमिक हैं उनका मूल्यांकन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और सफाई कर्मी का भी बच्चा जब भी बनता है तो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेगा, सफाई कर्मी नहीं। तो मोटे काम करने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती चली गई, उनकी जो है कि आमदनी बढ़ती चली गई। और वहां पर भाई ऐसा नियम है कि कोई बाहरी व्यक्ति वीजा वगैरह इतना आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वहां पर मजदूरों का जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि मूल्यांकन हो गया। यह सोचना चाहिए कि कैसे भी हो धन का अधिक खर्चा अधिक से अधिक हो। हम लोगों में जो है कि यज्ञ की परंपरा थी, यज्ञ की परंपरा में जो है कि संसार के सभी पदार्थों को जो है संग्रहित करके उसको हवन के रूप में लिया जाए, फिर सबको अन्न जल वस्त्र का को जो है वितरण किया जाए। एक प्रक्रिया होती थी कि यज्ञ के द्वारा समस्त समाज का पोषण किया जाता था। तो गीता में ही कहा गया है मनुष्यों के लिए मैं यज्ञ बनाया हूँ। यज्ञ का मतलब जो है कि कोई भी ऐसा कर्म जो है सबसे सब लोग लाभान्वित हो उसको यज्ञ कहा जाएगा। विवाह कर्म भी यज्ञ है, कोई विशेष आयोजन होता है वह भी यज्ञ है। जरूरी नहीं हवन द्रव्य को ही यज्ञ कहेंगे, भूखे पेट को भोजन कराना भी यज्ञ है, जप करना भी जप यज्ञ है। तो जो हवन यज्ञ था बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ, उसमें क्या होता था हर व्यक्ति के पास पैसा पहुंच जाता था और इससे जो है जो है कि गरीबी अपने आप समाप्त हो जाती थी। तो निश्चित है जो है कि हमें जहां तक है अब दूसरी बात है कि हम अपने आप को संगठित करना चाहिए, हम लोग संगठित होकर कार्य करें। उद्योगपति तो पहले से अपनी व्यवस्था को बना चुके हैं, संगठित होकर अपना कार्य करें, हम भी संगठित होकर कार्य करें ताकि उद्योगपतियों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें। और जब तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगा तभी हम सबकी जो है कि सारी समस्याएं खत्म होगी और गरीबी खत्म होगी, निर्धनता खत्म होगी, सारा अभाव समाप्त होगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंगल प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। नीता जी कुछ कह रही थी। नीता जी अगर अभी आप बोल सकती हैं तो बताइए। मैं ये कह रही थी, देखिए आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रही थी, ये जो उद्योगपतियों के प्रति और एक विरोध का और पूंजीपतियों के प्रति ये भाव समाज में आया कहाँ से? ये कंप्लेंट्स का जो एक शिकायत वाला जो नजरिया जो दृष्टिकोण पैदा हुआ, ये कहाँ से हुआ? ये भी चिंतन की बात है। एक आपने जो कहा कि उद्योगपति पूंजीपति निश्चित रूप से समाज का एक मजबूत स्तंभ है, ये बात सही है और उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में और समाज के विकास में। लेकिन ये तब गलत हो जाता है जब एक कंपनी वाला फैक्ट्री एक्ट लगा के एक कंपनी को स्थापित करता है और लेबर एक्ट के अंडर सारा सरकार से मतलब रजिस्ट्रेशन भी लेता है, सब सुविधाएं भी लेता है, अपना माल जो है एक्सपोर्ट करता है, इनकम भी करता है। आवाज आ रही है भैया? हेलो? जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, और लेकिन जब वो मजदूरों से कंडीशन लगाता है 8 घंटे जो मतलब निश्चित किए गए हैं सरकार द्वारा मजदूर के लेबर एक्ट के अंडर,
लेकिन वो 12 घंटे की कंडीशन लगाता है, आपको 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्शन अधिक करने के लिए जब वो नाइट शिफ्ट की कंडीशन लगाता है कि भाई आपको नाइट में ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, अब उसकी तो मजबूरी है, वो जो व्यक्ति जो एक लेबर है, क्योंकि उसको तो परिवार पालना है, वो ना चाहते हुए भी रात को जाएगा, चाहे उसके परिवार में उसको कोई देखने वाला परिवार को है या नहीं है। एक ये बात है। और पीएफ जो होता है, जो फंड जो है, वो आपको ये सत्य में, मतलब मैंने सीएसआर जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर जो है एक्ट के अंडर मेरी वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग हुई है, तो मुझे इस चीज का अनुभव है कई फैक्ट्रियों में, लेबर कोर्ट फरीदाबाद में जब मैं एमएसडब्ल्यू कर रही थी। तो ये मतलब कि पीएफ जो है, आप 80% लोगों को मिलता ही नहीं है देश में, पैसा कटता है, लेकिन लोगों को ना कोई रसीद मिलती है, ना कोई स्लिप मिलती है, और बस लोग छोड़ देते हैं, उनका शोषण होता है, उसके बाद उनका कोई रिपे नहीं होता है। ये जो शोषण वाली चीज है, इसने मजदूर वर्ग के दिमाग में, उसके मन में ये पूंजीपतियों के प्रति एक विरोध, एक ये उनकी दृष्टि, उनकी छवि यहाँ से खराब होना शुरू हुई, जो मुझे लगता, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। एक बात, दूसरी बात इसमें एक ये है एक तो यहाँ पे ये जो शोषण, दूसरा जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो जो समाज के संसाधनों का उपयोग करते हैं, वाटर रिसोर्सेज का वो प्रयोग कर रहे हैं, भूमि का प्रयोग करते हैं, तो उसका वो रीपे नहीं करते हैं, या तो वो वहां की जनता को उसका बेनिफिट दे। सरकार ने इसी के लिए सीएसआर की जो है स्थापना की, रिलायंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि आपको सीएसआर पे काम करना ही है। आपके जहां पर भी वो लगे हुए हैं, मतलब आपके प्लांट लगे हैं, वहां पे आप उनकी भरपाई करोगे, या वेलफेयर एक्ट जो है उसके उसके तहत आप उन मजदूरों को हेल्थ की और अन्य सुविधाएं दोगे, ताकि उसकी मतलब उसकी भरपाई हो। तो ये जो चीजें है ना, इन्हीं चीजों ने मुझे लगता है कि पूंजीपतियों के मतलब विरुद्ध ये एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया, देश में ऐसी दृष्टिकोण पैदा किया, ये वाला। बस यही बोलना है मुझे भैया, मेरी बात समाप्त हो गई। जी धन्यवाद। देखिए, मैं हरिओम। एक लाइन और बोलना चाहूंगा, बस एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ साधारण व्यक्ति जब विवाह करता है तो देखते हैं कि जीवन भर की कमाई लगा देता है, और उद्योगपति के हिसाब से देखे तो उसके लिए महीने भर की कमाई है, उसके महीने भर का भी शायद कमाई ना हो। तो इस पर भी हम लोगों का विचार करना पड़ेगा कि उद्योगपति ज्यादा खर्चा कर रहा है या सामान्य नागरिक। मैंने अपनी बात रख दी है, और साथी बताएं। जी ब्रिजेश जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए। सभी को प्रणाम। मैं दो चार बिंदुओं पे थोड़ी सी प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। जैसे प्रथम चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बात उद्योग, उद्योगपति, धन, व्यय जैसे शब्दों की हो रही है, जैसे मुद्दों की हो रही है, इसको देखने का नजरिया हमारा आर्थिक स्थिति का होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से ही देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से ही मूल्यांकन किया जाए, तो हम कुछ बेहतर निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इसमें धार्मिक स्थितियों को या वैचारिक चीजों को डालने से हम उसको निष्कर्ष तक शायद अच्छे से ना पहुंच पाए। नंबर एक। नंबर दो, यदि एक छोटा मजदूर हो या बड़ा उद्योगपति हो, मेरा ये अपना मानना है, यदि हम उसके कमाई में उसके सहयोगी नहीं है, तो हम उसके व्यय के विरोधी भी नहीं होने चाहिए। वो अपना पैसा, अपने कमाई का पैसा किसी भी श्रम से, परिश्रम से, बुद्धि से, बल से, जिस प्रकार से भी कमाया है, उसको खर्च करने का अधिकार है, वो खर्च कर सकता है। तीसरा बिंदु, जैसा कि आपने प्रकाश डाला, अगर अंबानी के यहाँ विवाह में 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, एक वस्तु का हम उदाहरण लेते हैं, पुष्प, फूलों की सजावट हुई होगी, ठीक है, अपनी सेटअप के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से कोई वर्ग ज्यादा कमा लिया होगा, कोई वर्ग कम कमाया होगा, लेकिन वो कमाई एक बीज के दुकानदार से शुरू होकर एक किसान, किसान से मंडी, मंडी में पल्लेदार,
पल्लेदार के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको डिजाइन करने वाला, उसको लगाने वाला, कितने लोगों के पास वह धन तरलता के रूप में बहता हुआ गया होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसका उनके व्यय का विरोध करने की उन्हीं लोगों की मानसिकता है जो ये मानसिकता रखते हैं कि 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, यदि यही 50-50 लाख रुपए दे देते तो 200 लोगों को दे देते, 2000 लोगों को दे देते। अब उनको नगद तो चाहिए, तुम भी तो खर्च बाजार में ही करोगे, उसको कमाने का जरिया नहीं चुना जा रहा। एक बिंदु और मैं कहना चाहूंगा कि उद्योगपतियों के विरोध के बजाय यदि पब्लिक, आम जनता, आम जनमानस उद्योगपतियों का अच्छा मित्र बने तो शायद हम गांधी जी के एक सपने को पूरा कर सकते हैं। गांधी जी का एक सपना था कुटीर उद्योगों को लेकर, ग्रामीण स्तर पे, छोटे स्तर पे छोटे छोटे कर लघु एवं कुटीर उद्योग लगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगे। बड़ी इच्छा है हमारे ग्राम में, हम अपने ही उदाहरण ले लें या किसी के भी गांव में, बड़ी इच्छा है कि एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री लगा दे तो हमारा 10 घर का या 20 घर का जो गांव है, इसमें सभी लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिल जाएगा, सबका जीवन यापन होगा। लेकिन इतना पूंजी किसी के पास नहीं। जो उद्योगपति हजारों हजार करोड़ की फैक्ट्रियां लगा सकता है, वो 10-20 लाख रुपए की छोटी कॉटेज इंडस्ट्री उसके लिए लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे भी वो लाभ ही कमाएगा। और यदि वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग छोटे छोटे स्थानों पर, ग्राम सभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगाना प्रारंभ कर दे, तो आप विकास की गति का अनुभव कीजिए, आर्थिक विकास की गति का अनुभव कीजिए। लेकिन ये कब करेगा वो? ये तब करेगा जब आम जनमानस बाहें फैलाकर उसके लिए खड़ा रहेगा कि आइए हम आपको संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, आपको मजदूर उपलब्ध करवाते हैं, आप केवल लागत लगाइए। उसको इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन ये संतुष्टि हम उसको नहीं प्रदान कर पाते। ये मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार से किया जाए तो हम आर्थिक विकास की दर को एक कीर्तिमान प्रदान कर सकते हैं और गांधी जी का सपना भी पूरा कर सकते हैं। उद्योगपतियों का विरोध, उद्योगपति एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक केवल कल्पना मात्र से आप सोचिए थोड़ी देर को कि हम तो उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हैं, सारे उद्योगपति, सीमेंट बनाने वाले सारे उद्योगपति इस विरोध पे आ जाए कि हम अपनी सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। आपको घर बनवाना है, वही जब विदेश से सीमेंट आएगी एक बोरी, उसको खरीदना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि उद्योगपति क्या होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, कल्पना करने की बात। एप्पल के फोन के लिए रात 12 बजे से हम लाइन लगाकर खड़े हैं, कल लॉन्च हो रहा है, वो भी तो विदेशी उद्योगपति के द्वारा ही बनाया गया है। मैकडॉनल्ड्स में जाकर हम नाश्ता करना शान समझते हैं, वो भी तो किसी उद्योगपति की ही एक सीरीज है। पिज्जा बर्गर खाने के लिए हम पिज्जा किंग, पिज्जा हट में ऑर्डर लगाने के बाद हम अपने आप को बड़ा रईस मान लेते हैं। किंतु यदि सूरत भजिया वाला अपनी सीरीज बेचता है, कहते हैं ये देखो गरीबों को लूट कर अमीर बन रहा है। ये दोहरा मापदंड है। इस दोहरे मापदंड से कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हम उद्योगपति को ही दूध का धुला या फिर उसका विरोध करने वालों को भी दूध का धुला नहीं मानते। आपने विरोध किया, तमाम उदाहरण आप पा जाएंगे। पश्चिम बंगाल से टाटा नैनो का प्लांट उठकर गुजरात चला गया, टाटा का क्या बिगड़ा? किंतु पश्चिम बंगाल वालों का उद्योग छीना, धंधा छीना कि नहीं छीना? प्रत्यक्ष तौर पर वो 5000 लोगों को नौकरी देता, अप्रत्यक्ष तौर पर 25,000 लोग लाभान्वित होते। तो अतः केवल विरोध करना है तो सुझाव के साथ, विपक्ष, जैसे कल एक चर्चा हो रही थी कि विपक्ष विरोधी, विपक्ष बनकर उनका सहयोग करो, उनके द्वारा उठाए गए गलत कदमों का आप उनको राय दो कि आप ये गलत कर रहे हैं, इससे इस तरह से होगा, आप सही करिए, इसमें ये सुझाव दीजिए। लेकिन आप विपक्ष नहीं बनना चाह रहे हैं, विरोधी बनना चाह रहे हैं। और विरोधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जितने भी श्रम संगठनों के नेता हैं, कोई भी करोड़पति अरबपति के नीचे नहीं है, और सबकी शुरुआत एक श्रमिक के तौर पर ही हुई है। कहाँ है उनका आंदोलन? क्या किया उन्होंने जनमानस के लिए, आम मजदूर के लिए क्या किया? अगर हम उनमें बुराई ढूंढ रहे हैं
कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, हमसे 12 घंटे काम करवाते हैं, तो हम अपनी भी तो बुराई ढूंढें। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र ने चर्चा करी कि अगर किसी कार्य को हम किसी मजदूर को दिहाड़ी पे करवाते हैं तो कार्य 8 दिन में करता है, और यदि हम उसको ठेका दे देते हैं तो 3 दिन में निपटा कर चल देता है। तो कहां से शक्ति आ गई भाई आपके पास एक्स्ट्रा? हम भी तो काम चोरी कर रहे हैं। और जब दोनों ही तरफ से कोई न कोई कमियां हैं, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उद्योगपतियों का विपक्ष बने हम, विरोधी नहीं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, बाकी के साथी क्या है? ब्रजेश भैया मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहती हूँ। अभी जो श्रीमान जी बोल रहे थे कि ये बात जो मैंने रखी कि 12 घंटे काम कराते हैं, अब 12 घंटे काम कराने का मतलब ये नहीं है हमको, अगर कोई पूंजीपति काम दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना शोषण ही करा लें। नेताजी ठीक है, जैसे शोषण और एक अपराध में व्यक्ति 8-8 घंटे खड़े खड़े नहीं नहीं, 1 मिनट बस, मेरी बात पूरी हो गई। जब एक व्यक्ति कंटिन्यू 8 घंटे खड़े होके फैक्ट्री में लेबर बन के काम करता है तो पता चलता है कि क्या कंडीशन होती है। 8 घंटे कंटिन्यू, केवल उसको आधा 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, मतलब सारा टाइम। तो पता चलता है मजबूरी बहुत कुछ करा देती है, मजबूरी मजबूरी वैश्या बना देती है जी। आप तो बात कर रहे हैं, वो अलग बात है कि आदमी को करना पड़ता है, लेकिन ये बात सही है कि उसका मार्ग निकालना चाहिए। नेताजी ठीक है, वो उस पर चर्चा हम लोगों की हो बस चुकी है, और शोषण और अपराध में अंतर हम नहीं लोग होगी जानते मेरी हैं। बात। पवन जय जी आप बताइए। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए। देखिए, व्यापारी की मनमानी देश को गर्त में ले जाती है। हमारे यहाँ के व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनकी हुंडी चलती थी और अंग्रेज व्यापार करने के लिए उनसे पैसा लेते थे। सारे राजा रजवाड़ा उनसे ब्याज पे पैसा लेते थे, और जब टैक्स आता था तो व्यापारियों के पास जाता था पैसा, ब्याज सहित वो अपना पैसा पाते थे। और व्यापारी जगत सेठ बंगाल में In 500 meters, join with National Highway 30. अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड क्लाइव 8 अंग्रेज अफसरों के साथ बंगाल पे हमला किए और जगत सेठ ने उनका साथ दिया। 3000 के उनके सैनिक थे, 50,000 के सैनिक सिराजुद्दौला के थे, और पैसे के दम पर जगत सेठ जो बंगाल के सबसे बड़े धनिक थे, पैसे के बल पे सिराजुद्दौला हारा और बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। इसी तरीके से बनारस में मोहनदास अग्रवाल ने अंग्रेजों का साथ दिया और हुंडी के जरिए मराठा से लड़ने के लिए पैसा पहुंचाया। और यही अंग्रेज जब ये सत्ता में आए तो जगत सेठ और मोहन अग्रवाल जैसे लोगों को बेघर कर दिए। ये लोग यह भूल गए थे कि बाहरी व्यक्ति को समर्थन दे करके हम अपने देश की नींव को कमजोर कर, जब हमारा राजा ही नहीं रहेगा तो हमारी व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। अंधाधुंध व्यापारी देश और समाज के लिए खतरा है। इसीलिए हमारी वर्ण व्यवस्था में व्यापारी को, वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को द्विज होना आवश्यक था। इन्हें गुरु किसी को बनाना पड़ेगा, गुरु द्वारा ये शिक्षित होंगे, उसके बाद ही ये वैश्य लोग जो है ये वैश्य वर्ण को धारण कर पाएंगे। लेकिन आज ऐसी स्थितियां नहीं रह गई। आज जो है उद्योग के नाम पर लूट चल रहा है। सरकार से गठजोड़ करके जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। सामान्य मानवों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उन्हें मजबूर किया जा रहा है रासायनिक पानी में जीने के लिए। और यह स्थिति इतनी भयानक है
जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाती है। जिस व्यक्ति की अपनी खेती बाड़ी है, जो अपना मजदूरी कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति जब ग्वालियर के रासायनिक पानी से बीमार होते हैं तो उन व्यापारियों को आप क्या कहेंगे? जो व्यापारी नित नए अन्वेषण करके दुनिया को बेचने वाले थे, वो दलाल बन के विदेशियों के एजेंसी धारक होकर के उनके इशारों पे काम करके पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। आज हम सोचते हैं कि हम जो है स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन पता लगता है कि उसमें बहुत सारा पैसा विदेश का लगा हुआ। बड़े बड़े उद्योगपति जिन्हें हम देख रहे हैं, जो बहुत बड़े पूंजीपति बन रहे हैं सरकारी सहयोग से, जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं स्वदेशी के नाम पर, वो विदेशों से पैसे लेकर काम कर रहे हैं और बड़ा मुनाफा उनको भेज रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप अपने कल्याण के लिए मानेंगे? ये सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, इनके अंदर से द्विजता खत्म हो गई, ये मक्कारी की परम सीमा को लांघ गए। इनका विरोध आवश्यक है यदि जनता जागरूक नहीं हुई, क्योंकि जनता ही राजा है आज के समय में। जनता यदि जागरूक नहीं हुई तो ये वो स्थिति ला देंगे, ये हर जगह मीर जाफर पैदा कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। बाबा जी, आप कुछ रखना चाहेंगे तो रखिए। देखिए, दो तीन बातें इसमें सोचना पड़ेगा। एक, पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान होते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे कि जो शून्य मिलेंगे, एकदम आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी शून्य। और कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत अधिक ब्रिलियंट मिलेंगे। ये प्राकृतिक है। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने रामानुजगंज के 21 परिवारों पर अध्ययन किया है और उन 21 परिवारों की पूरी जीवनी देखी है। उनमें एक परिवार का तो ये हाल था कि उसके पिताजी हमारे नजदीकी थे। उनके पिताजी रामानुजगंज के सबसे बड़े आदमी थे, सबसे बड़े। और उनके मरने के बाद उनके लड़के सारी जमीन जायदाद सब बेच दिए और खत्म हो गए एकदम। मैंने उन 21 लोगों में बहुत लोगों को देखा कि वे बिल्कुल गरीबी से अपने जीवन काल में बहुत तरक्की कर गए और बहुत लोग नुकसान उठा लिए। ये क्रम बदलता रहता है, क्योंकि आपके जो योग्यता है वह आवश्यक नहीं है कि आपके अगले पीढ़ी में भी वैसी ही होगी। ये स्थिर नहीं है। तीसरी बात, एक बात आई कि एक मजदूर से उद्योगपति 12 घंटे काम कराता है। उसकी क्या मजबूरी ऐसी है?
वो 12 घंटे काम कराता है तो 12 घंटे का पैसा देता है। अगर वो 8 घंटे काम कराएगा तो 8 घंटे का पैसा देगा। आपकी सहमति पर वो आपसे काम कराता है। अब एक बात सोचिए कि अगर काम करने वाले मजदूरों को कितने प्रतिशत अगर सबको ये एक बार प्रयोग करके देखिए कि उनको काम करने दीजिए, कोई कड़ाई मत कीजिए, तो आधे मजदूर बैठे रह जाएंगे। इसका मतलब कि उद्योगपतियों में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। उद्योगपतियों में भी कुछ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो 12 घंटे काम कराएंगे और पैसा 8 घंटे का ही देना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो 8 घंटा ही काम कराएंगे और 12 घंटे का भी दे देंगे। ऐसे भी लोग 1-2% आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो प्रतिशत उद्योगपतियों में होगा वही प्रतिशत मजदूरों में भी होगा कि वो पूरा पैसा लेंगे और आधा काम करेंगे। और ऐसे भी लोग मिल सकते हैं मजदूरों में कि जो जितना पैसा लेंगे उससे अधिक भी काम करेंगे। आप इस प्राकृतिक जो बनावट है, इस प्राकृतिक बनावट को हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक संजय तिवारी जी की सलाह आई कि छोटे उद्योग लगाए जाएं। जो छोटे उद्योग हैं वे बड़े उद्योगों के सामने फेल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं रामानुजगंज का कि बचपन में हम लोग आटा पीसते थे हाथ से। बहुत लेबर पीसता था घर में, तो आटा हाथ से पीसते थे। सन 65 के आसपास मैंने डीजल इंजन से एक चक्की लगा दी। वो हाथ से पीसने वाले सब फेल हो गए, बेचारे बंद हो गए। अब 7-8 वर्षों में, 10 वर्षों में वहां कई चक्कियां लग गई रामानुजगंज में। मेरी चक्की बंद होने लगी तो मैंने एक अंबिकापुर में मिल लगा दिया, और जब मिल लगा दिया तो चक्की वाले बंद हो गए, रामानुजगंज के भी बंद हो गए बेचारे। अब मैंने जो मिल लगाया उस तरीके के कई मिल हो गए धीरे धीरे। तो जब कई मिल हो गए तब मैंने एक आटा की फैक्ट्री लगा दी। अब फैक्ट्री लगा दिए तो मिल वाले बंद हो गए। अब बताइए छोटे उद्योग कोई क्यों लगावे? नुकसान सहने के लिए लगावे। जब छोटे उद्योगों के माध्यम से नुकसान होने की संभावना है तो बड़े लोग छोटा उद्योग कैसे लगाएंगे? इसलिए ये बड़े उद्योग और छोटे उद्योग, इनका हमेशा कंपटीशन चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि बड़े लोग जैसे अंबानी अंबानी ने अभी अपने शादी में 100 करोड़ रुपया खर्च किया, जो भी किया। आलोचना कौन लोग करते हैं?
आलोचना दो प्रकार के लोग करते हैं। एक तो आलोचना करते हैं वे उच्च चरित्रवान लोग जो बहुत त्यागी हैं। उनको ये समझ में आता है कि इसने इतना पैसा जो शादी में खर्च किया, 100 करोड़ रुपया, ये अगर समाज में खर्च करता, स्कूल में करता, अस्पताल में खर्च करता, लोगों को राहत देता, अच्छी बात होती। उच्च चरित्रवान लोग आलोचना करते हैं। इस आलोचना में तो कुछ दम भी है। एक आलोचना कौन करते हैं? जो निकम्मे, वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमको कुछ क्यों नहीं दे दिया इसमें से, अरे दे देता 1500 भी। जो निठल्ले लोग हैं वो आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं। खास करके एक तीसरा वर्ग भी आलोचना करता है, वो है कम्युनिस्टों का। उनका तो धंधा ही है आलोचना करना। उनको कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो, ऐसा कम्युनिस्ट शायद ही मिले कि जो कमा के खाने वाला हो। सब केवल आलोचना की दुकानदारी करते हैं। अब आप सोचिए, व्यक्ति तीन प्रकार के हैं। अगर वह व्यक्ति अडानी अंबानी जो भी हैं या पूंजीपति, अगर वो धन शादी में खर्च न करके स्कूल में खर्च करते तो वे एक नंबर माने जाते, श्रेष्ठ। उनको सम्मान मिलता, प्रतिष्ठा मिलती, प्रशंसा मिलती। उन्होंने कोई जो पैसा है वो किसी बुरे काम में तो खर्च नहीं कर दिया। पैसा तो उन्होंने समाज में ही दिया है। तो इसलिए आप उनको श्रेष्ठ नहीं कह सकते, लेकिन गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कोई उस पैसे से अपराध नहीं किया है, कोई लूटमार नहीं की है। उस पैसे को उन्होंने खर्च किया है। तो आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, बहुत बुरा भी नहीं किया। अब अगर समाज में तीन प्रकार के लोग हैं, अच्छे, मध्यम, बुरे। एक आदमी, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई और यो मरीज करा रहे हैं बेचारे, उनकी सेवा कर रहा है तो बहुत अच्छा आदमी है। और जो सेवा नहीं कर रहा है, क्रिकेट देख रहा है, तमाशा देख रहा है, वह बुरा नहीं है, मध्यम क्लास का है। उसको प्रशंसा नहीं मिलेगी लेकिन आलोचना भी नहीं होगी। और एक तीसरा आदमी उसका घड़ी उतार के ले गया, उसकी आलोचना होगी। तो दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग अडानी या अंबानी या जो भी कहिए, ऐसे लोग जब अपना पैसा खर्च करते हैं शादी विवाह में और उचित जगह पर नहीं करते, दिखावा में करते हैं, तो हम उनकी आलोचना करते हैं। ये बहुत गलत है। आलोचना केवल उसकी होनी चाहिए जो घड़ी उतार के ले जा रहा है। जो क्रिकेट देख रहा है उसकी आप आलोचना काहे के लिए करिएगा? उसको सलाह दे सकते हैं कि अरे देखो कुछ मदद करना चाहिए था तुमको, लेकिन आलोचना आप नहीं कर सकते।
ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आम तौर पर लोग कर तो कुछ पाते नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए भी कई तरह की साधन और योग्यता सब चाहिए। तो कर तो कुछ पाते नहीं है, और सबसे आसान काम है आलोचना करना। तो इससे बचना चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता था, और आगे आप अपनी बात बढ़ाइए। अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर आप आगे बढ़िएगा। किसी का कोई कोई प्रश्न है बात तो? पूछनी हो तो बताइए। हमारा एक प्रश्न है। जी आपका प्रश्न है? हाँ, हमारा एक प्रश्न है गुरु जी, कि जो विवाह इत्यादि कार्यक्रम होते हैं, यदि वह धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कृत्य है, तो धार्मिक कृत्य के अनुसार खर्च होना चाहिए। एक ही दिशा में पैसा खर्च कर देना, प्रदर्शन में एक पैसा पूरा खर्च कर देना, कहाँ तक उचित है? पैसा जो है कि जैसे वो गांव में बढ़ता था कि हर वर्ग को जो है कि संतुष्ट किया जाता था, यदि ऐसा नहीं है तो क्या गलत नहीं है? खर्चा तो हजारों करोड़ हो गया, लेकिन संतुष्ट सब लोगों को नहीं किया गया धर्म से, कृत्य से। बताइए ब्रजेश जी का सवाल क्या है? बाबा जी, इनका कहना है कि जैसे विवाह एक धार्मिक कृत्य है, तो धार्मिक कृत्य में जो पैसा खर्च होता है वो धार्मिक कृत्य में होना चाहिए, अनावश्यक के दिखावे में या नाच गाने चलिए, में। आप भी उत्तर दे दीजिए ना उनको, तो क्या दिक्कत है? बाबा जी, मुझे लगता है ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कहाँ खर्च करना चाहता है। आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई वेश्यावृत्ति पर कर रहा है, किसी को नचाने पर खर्च कर रहा है, तो वो उसका पैसा है, जैसे चाहे वैसा खर्च करे, वो उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है। जब पैसे का बहुत बड़े पैमाने पर एक दिशा में दुरुपयोग होता है तो उसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब यह है। आपकी बात ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास करोड़ रुपया है और मैंने बैग में लेकर के और आग लगा के फूंक दिया, मेरा पैसा है। व्यक्ति नहीं सुझाव। करिए, जी जी। लेकिन पैसे ब्रजेश का जी रुक जाइएगा, ब्रजेश जी रुक जाइएगा। हम्म हम्म चलिए, और पूरा कोई कुछ? हाँ, पूरा पूरा दुरुपयोग हो जाने से क्या होता है ना, कि समाज को गलत दिशा मिलती है। यदि आप पैसे को सही चलिए, जगह और लोग बताइए कोई, और बाबा किसी जी, का कोई मेरा एक प्रश्न हो तो? प्रश्न है। हाँ, मेरा बताइए। एक प्रश्न है बाबा जी। मेरा बताइए। प्रश्न ये है कि जैसे ब्रजेश भैया ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत चॉइस है, ठीक है, शादी ब्याह अपना अपना धन है, लेकिन इस चीज में जब हम समाज की एक बाउंड्री में रहते तो फिर समाजवाद कहाँ गया? तो यही बात जब हमारे राजतंत्र की होती है, नेताओं की मनमानी की होती है, उनके चरित्र की होती है, तो फिर हम उनको शिकंजे में कसना क्यों चाहते हैं? वो भी अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? फिर समाजवाद कहाँ रह गया? समाजवाद का जो मुझे समझ में आता है यही है कि आप एक समाज में एक सिस्टम से बंधे हुए हो। समाज कॉरपोरेशन भी होता है, समाज को हमको अच्छा बनाना भी है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बताइए भाई ब्रजेश जी। बाबा जी, उनका कहना है कि जैसे कहीं भी अगर पैसा खर्च कर दें तो वो जो उद्योगपति है वो भी समाज का अंग है, और समाज के लिए खर्च ना करे तो समाजवाद फिर कहाँ रह जाएगा। नहीं नहीं, तो वो मेरा समाज मतलब के नहीं है कि नहीं, समाज के लिए ना खर्च करे, ये मेरा मतलब नहीं है कि समाज के लिए ही खर्च करे, लेकिन समाज के विपरीत दिशा में जो चीजें समाज में मान्य नहीं है वहां यदि खर्च करता है तो फिर समाजवाद समाज कहाँ रह गया? नहीं, नेताजी, समाज यानी क्या समझ रहे हैं? समाज एक कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का समाज वातावरण का है, जो मतलब लोग। देखिए, समाज का मतलब होगा या तो परिवार, परिवार एक जी समाज हो गया, जी या हो गया गांव,
पूरा गांव, गांव के कुछ लोग नहीं, तो समाज या पूरा गांव या पूरा देश, आप पूरा उसको राष्ट्र। समाज मानेंगे। तो क्या जी ऐसा नियम बनाया है समाज ने जी जिस नियम को वो व्यक्ति तोड़ रहा है? कौन जी। सा ऐसा नियम बना है अभी तक? हम्म। तो अगर नियम नहीं बना है तो कोई व्यक्ति अगर समाज की चिंता करता है तो उसकी प्रशंसा जी होगी, 1 नंबर माना जाएगा। अगर जी कोई व्यक्ति समाज की चिंता नहीं करता है, अपनी चिंता जी करता है, अपने परिवार की करता है, तो वो 2 नंबर का माना जाएगा, 3 नंबर जी। का नहीं माना जाएगा। हाँ, सो तो है, लेकिन जो जो समाज में गलत कार्य करता है, जो गलत काम करता है, वो तो 3 नंबर माना जाएगा कि नहीं बाबा जी? नहीं, उसको तो 3 नंबर मानेंगे कि नहीं, जो गलत कार्य करता है? 3 नंबर कैसे मानेंगे जब तक कि वो कोई अपराध नहीं करेगा? नहीं, जो करता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये दो तो ठीक है, दो आपने बताया वो क्लियर हो गया, क्या लेकिन कह एक रहे हैं थर्ड ब्रजेश और जी ये? बाबा जी, उनका प्रश्न मुझे क्लियर नहीं है। वो शायद इसको 3 नंबर बताना चाह रही हैं पैसा खर्च करने को। मैं मानता हूँ ये नहीं, 3 नंबर मेरा 3 नंबर कहना नहीं है। आपने जो दो कैटेगरी बताई वो क्लियर हो गया, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम करते हैं, उनको तो 3 नंबर माना जाएगा ना? गलत कार्य, जैसे जो गलत कार्य करेगा उसको सजा देगी सरकार। हम तो उसको गलत मानेंगे ना समाज की दृष्टि से बाबा जी, के नहीं मानेंगे? वो देखिए, हम लोग 3 नंबर मानते हैं अपराध करने वालों को, जी। टैक्स चोरी करने वाले को 3 नंबर नहीं मानते हैं। हम्म। एक बात ठीक। बताइए कि रामानुजगंज से एक आदमी अपना जी किलो अपना तराजू लेकर के और गोदरबाना में तौल रहा है, सही जी तौल रहा है, जी सब कुछ सही है, किलो से तौल रहा है, और जी गोदरबाना में उसको पकड़ लिया गया। जी अब उसको कर लिया गिरफ्तार, हम उसको जी गलत मानेंगे क्या? किलो से तौलने वाले को 3 नंबर मान लें, तौल किलो से रहा है, जी सही तौल रहा है, लेकिन जी छत्तीसगढ़ के किलो से झारखंड में तौल रहा है, जी तो उसको 3 नंबर मान लेंगे? एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी एकदम भूखा है, जी सरकार का रेट है कि किसी भी आदमी को आप अगर 8 घंटे काम कराएंगे तो 250 रुपया देना पड़ेगा, कानून है ये। जी एक जी आदमी बिल्कुल भूखा है और वो जी 20 रुपये में 8 घंटे काम करना चाहता है कि हमको 20 रुपया भी दीजिए, हम जी 8 घंटा काम कर देंगे, और हम उससे जी 8 घंटे काम करा लें 20 रुपया जी में, तो जी हम अपराधी हो गए। वह आदमी भूखा है, काम करने के लिए सहमत है 20 रुपये में, जी आप उसको 20 रुपये में काम नहीं दे रहे हैं, मैंने उसको जी 20 रुपया में काम दे दिया, मैं जी अपराधी हो गया और आप निरपराध हो गए। जी। तो मुनि जी ये तो अपराध नहीं हुआ, अनैतिक हुआ मुनि जी, अपराध तो नहीं नहीं कहेंगे इसे। बाबा जी, ये तो समाज के प्राकृतिक नियम के विपरीत हो गया तो, ना। तो, मैं तो इसमें ये बनाने बोलना दीजिए ना। चाहती समाज हूँ। समाज अगर नियम बनाएगा
समाज जब जी नियम बनाएगा तब ना। अभी तो समाज तो नियम बनाया नहीं है कुछ। बाबा समाज जी, नियम वैसे बनाएगा ऐसा तब था उसको जब हमारा देखेंगे। देश, बाबा जी चलिए, और वैसे ऐसा किसी का था कोई जब हमारा प्रश्न हो देश तो आजाद। बताइए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो हम मैं एक बात कहना चाहता अब था मुझे। बाकी आप ब्रजेश जी अपना चलाइए। जी बताइए बबलू केसवानी जी। हाँ, काफी चर्चे हो गए अंबानी के शादी पर। अगर मैं एक संज्ञान देखा था कि सोशल मीडिया में उस समय काफी ट्रेड किया था। शादी में इन्होंने 100 करोड़ किए, 200 करोड़ किए हो या 1000 करोड़, से ज्यादा फर्क नहीं है। वो उनकी कैपेबिलिटी में थी, उन्होंने खर्च किया। 5,000 आम करोड़ आदमी खर्च कोई किया भी, था। 5,000 करोड़। सपोज दैट, हाँ, जो उनके कैपेबिलिटी में थी वो खर्च कर लिए। आम आदमी जब भी कोई खर्च करता है तो लिमिट से बेसी खर्च हो जाता है, खर्च करने के दौरान हो जाते हैं। उस समय क्या हुआ कि इनके लड़के की जो शादी हुई, शादी के जस्ट बाद एक घटना घटित होती है जियो कंपनी में ही। जियो नेटवर्किंग मोबाइल जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय जो 4G का रिचार्ज 249 रुपया लगता था, जस्ट शादी के 8-10 दिन के आगे पीछे, डाटा एग्जैक्ट नहीं है अपने पास, जो 249 का रिचार्ज था वो 299 हो गए। आज हम लोग, मैं भी कराता हूं, आप लोग भी कराते रहे होंगे। यानी वजन तो जनता पर पड़ी कहीं ना कहीं। ये चीज सोशल मीडिया में ट्रेड किया था बहुत समय तक, आप लोगों के पास भी आया होगा। तो खर्च करके तो कहीं ना कहीं डाल दिए। दूसरा क्या, एक और इनका जो सवाल उठा था इनके शादी के ऊपर, अनैतिक था, अपराध नहीं था। इन्होंने एक पाकिस्तानी नायिका को बुला करके, जो उसमें कार्यक्रम लिए थे, वहां की क्या बोलेंगे हीरोइन, जो पाकिस्तानी हीरोइन थी, उनको इन्होंने हायर किया था। और वो इंडिया के बारे में कुछ ऐसा शब्द कहे थे, आपत्तिजनक शब्द था भारत के विषय में और भारत के लोगों के विषय में। उस महिला को, जो नृत्य वहां के हीरोइन थी, अपने कार्यक्रम में बुला के नाच गाने के लिए बुलवाए थे। उसमें भी इन पर ट्रोल हुआ था। ये दो चीजें थे जो अनैतिक थे इनके लिए। अपराध, एक में तो अपराध कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मुख्य चीज दो थे। जो तो आप कहना चाहता है कि कोई भी आप, जी हाँ, जो आप कहे तात्पर्य, बबलू जी, ठीक बात है। तो हाँ, चलिए, यानी और कोई बात। हाँ, इसमें क्या था कि यदि कोई भी, हम आप कोई भी अगर खर्चा करते हैं तो उसको अपने बिजनेस, जो बिजनेस है हमारा, हम उसे भरपाई करेंगे। अंबानी जी भी वही किए, खर्च किए 5,000 करोड़ और जनता से वसूल लिए। अब आप एक सवाल पैदा होगा, ये कि भाई हम रिचार्ज क्यों करा रहे हैं, उनका महंगा है तो। पूरे मार्केट में, जियो नेटवर्किंग मार्केट में 40% जियो की हिस्सेदारी है, अकेले 40% जियो की हिस्सेदारी है। 30% में एयरटेल आ जाते हैं और 20% में आ जाते हैं वोडा। BSNL 6-7% में है, बाकी अदर एक दो में है। यानी आधा में तो अकेले जियो का कब्जा है। तो हमें तो मजबूर बना दिया कि हम, मजबूरी है कि वो चाहे 300 करें या 500 करें, हमें तो रिचार्ज कराने पड़ेंगे जियो का। धन्यवाद। जी बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय बताइए। उपस्थित चर्चा में सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। उद्योगपति के विषय में आज गंभीर चर्चा साथियों के विषय में हो रही है, और चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन उद्योगपति जो हैं, अगर आपके राष्ट्र में और आपके देश में अगर समृद्ध तकनीकी और विश्व के प्रतियोगिता में कोई भी
वस्तु का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं और वह विश्व स्तर पर कंपटीशन करके और उसको सस्ता में रिलेबल दाम पर उपलब्ध कराकर पूरे विश्व को अगर देते हैं और पूरे विश्व से अगर वो धनोपार्जन करते हैं और धनोपार्जन करके अगर राष्ट्र को टैक्स देते हैं और उद्योग लगाकर उसमें कई हजार व्यक्तियों को कार्य भी देते हैं, उनको रोजगार भी देते हैं और उन्हें जो बात एक आई कि 12 घंटा का काम जो है उद्योगपति मजबूर करके लेते हैं, तो आज की स्थिति जो है वो ऐसा नहीं है। काम 8 घंटे का चलता है, अगर कोई 12 घंटा करता है तो 4 घंटे का डबल वो जो है सो अपना मजदूरी का भुगतान लेता है, तब जो है एक्स्ट्रा वर्क करता है। आज कहीं भी मजबूरी से काम करने की कहीं भी वैसी आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि आज हर घर को खाने के लिए अनाज भी मिल रहा है फ्री में, दाल भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और सरकार की तरफ से कई प्रकार की ऐसी, चाहे उनके घर में वृद्ध माता पिता को मिलता हो, महिलाओं को मिलता हो, अन्य कई प्रकार के एड जो है सो मिल रहे हैं, जिससे कि उन्हें ऐसी मजबूरी नहीं है। और अगर उद्योगपति उद्योग से उपार्जन करता है और अगर अपने उद्योग का विस्तार करना चाहता है, अगर वो धन कमाया, धन जो है 1 नंबर से कमाया, सरकार को टैक्स भी दिया, जो भी सरकार जो है नियम कानून बनाया है, और दूसरा भी फिर जब उसके पास अत्यधिक धन हुआ तो दूसरा उद्योग भी लगाया, इस प्रकार से उद्योग भी बढ़ाया, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भी पैसा लगाया, कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर भी पैसा लगाया। तो एक उद्योगपति का सराहनीय कार्य है। और जहां तक अगर आज अंबानी की बात हो रही है, तो अंबानी जी ने जो खर्च किया अपने शादी पर, तो आप अगर उनकी संपत्ति का आकलन करेंगे तो उसमें बहुत ही छोटा से छोटा हिस्सा उन्होंने खर्च किया। आज जब आप अपना शादी में भी खर्च करते हैं तो आप भी अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप कर्जा लेकर भी खर्च करते हैं। अगर आपके यहाँ वैसे रिश्तेदार, वैसे मेहमान अगर आते हैं तो उनकी व्यवस्था पर आप खर्च करते हैं, लेकिन अंबानी किसी से कर्जा लेकर के खर्चा नहीं किया। और उसने जो खर्च किया तो उसके पास विश्व, राष्ट्र के ही नहीं विश्व के भी वीआईपी जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके शादी में आए, तो उनकी आपको सुरक्षा की भी व्यवस्था करना पड़ेगा,
वो जिस प्रकार से अपना जीवन शैली जीते हैं उसका भी व्यवस्था करना पड़ेगा। अब अगर विश्व स्तरीय मेहमान अगर आते हैं तो उससे भारत का भी सम्मान है कि हाँ भाई, भारत का उद्योगपति किस प्रकार से व्यवस्था करता है। उनके सम्मान के साथ साथ पूरे भारत के नागरिकों का, समाज का भी सम्मान जुड़ा हुआ है और राष्ट्र का भी सम्मान जुड़ा हुआ है। तो वैसी स्थिति में खर्च करना पड़ता है। अब अगर उन्होंने वैसा खर्च किया तो उससे एक फायदा पूरे भी विश्व को या राष्ट्र को भी हुआ कि इस प्रकार का शादी भी होता है। वो भी ये आपको एक अनुभव हुआ उसको देख करके। तो ये एक समझिए कि एक्सपीरियंस, अनुभव का ही बात समझिए। और उनका एक लड़का था कि कहे हैं तो भाई उसी में उनको भी सारा शौक भी पूरा करना है। अब उस शादी में जितना भी खर्च हुआ तो उसमें होटल वाले हैं, बैरा वाले हैं, फूल वाले, सबको उससे फायदा हुआ। अब जो है सो उद्योगपति जो हैं और व्यवसायी जो हैं, ये भी दोनों में आपको जो है सो की फर्क है। एक व्यापारी जो है या व्यवसायी अगर उद्योग लगाता है तो वो उसमें केवल लाभ हानि देखता है कि इससे हमको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो एक उद्योगपति है वो उद्योगपति ये देखता है कि इस उद्योग को लगाने से हमारे राष्ट्र के सम्मान में का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारे समाज में व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम जो उद्योग से जो निर्माण कर रहे हैं उससे हमारे समाज में, हमारे देश के लोगों का हित होगा कि नहीं होगा। ये भी एक दोनों में अंतर है। तो उससे उद्योगपति वो जो है वो लाभ और हानि को न तौलते हुए समाज की और राष्ट्र की भावनाओं को और सम्मान को भी ध्यान देकर के चलता है। यही बात जो है एक बार आदरणीय रतन टाटा जी से किसी ने प्रश्न किया था कि आप इतने पुराने उद्योगपति हैं भारत के और आपका अभी स्तर उतना नहीं बढ़ा और अंबानी जी और अडानी जी का बहुत बढ़ गया। तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि वो एक व्यवसायी है, मैं एक उद्योगपति हूँ और हमारे सामने राष्ट्र और समाज प्रथम है, लाभ और हानि जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो ये सारी जो है बातें। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर टैक्स चोरी करके या कोई चीज अपने सामान में मिलावट करके या समाज को या धोखाधड़ी करके अगर उन्होंने पैसा उपार्जन किया तो फिर वो गलत है या आपराधिक है। लेकिन अगर वो अब उद्योग लगाकर और सारी भारत की जो संविधान की जो नियम कानून है, उद्योग का जो नियम है, उस मानक के अनुसार अगर काम करते हैं और बढ़ते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उन लोगों का जो उद्योग है वो केवल भारत या राष्ट्र स्तर का नहीं है, विश्व स्तर का उद्योग है। और जहां तक अभी टैरिफ की बात है कि उन्होंने बढ़ा दिया, तो अगर मान लीजिए कि जियो के जगह पर अगर नहीं होता और यही सिम अगर कोई विदेश का अगर आपको उसको चला रहा है तो ये भी आपकी मजबूरी है, आपको उसको भी 300 नहीं 400 में भी लेगा तो भी आपको भराना है। तो ये तो व्यापार का जो है
वो सिस्टम में आता है, और वो भी जब सरकार भी जो है उस पर नजर रखती है कि नागरिक जो है या दाम कुछ उतना तो नहीं बढ़ रहा है जो कि राष्ट्र के लोग उसको वहन नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो है तो कभी घाटा कभी नफा, ये सब उद्योगपतियों का चलते रहता है। और सारा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो भी राष्ट्र में सरकार होती है, अगर थोड़े सा उसको दबा देगी तो उनको जो है सो किसी नीचे जाने में भी देर नहीं लगता है, और अगर उनको प्रश्रय देगी तो आगे प्रोग्रेस और विकास करते हैं। तो अगर हम उनको प्रश्रय नहीं देंगे, उनको उत्साहित नहीं करेंगे, तो हम विश्व के कंपटीशन में हम फेल हो जाएंगे, हमारी विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए सभी चीज को बैलेंस करके देखना पड़ता है। आपको यहीं पर जो है, जब हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था और टाटा डालमिया यही दो कंपनियां थी जो कि उद्योग लगाती थी, बाद में एक बिड़ला जी भी थे, यही तीन थी। वही जो है डालमिया कंपनी जो है उस समय नेहरू जी के समय में और केवल हिंदूवादीवाद को उठाया था, हिंदुत्व की सुरक्षा संरक्षा की कुछ बात उनके मन के या उनकी इच्छा के विरुद्ध उठा दिया था, या हिंदू महासभा को कुछ सहयोग कर दिया था। इससे वो नाराज होकर के और ऐसा डालमिया कंपनी पर कई प्रकार की नियम और कितनी प्रकार के बाधाएं खत्म किए कि आज जो है डालमिया कंपनी उद्योग जगत से उसी समय से एकदम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। यही जो है डिहरी में ही डालमिया नगर था, जहां पर डालडा भी बनता था, सीमेंट भी बनता था, और कई प्रकार की जो है वस्तुएं तैयार होती थी, जो कि आज सारा का सारा जो है लुप्त हो गया। तो ये चीज सरकार पर भी जो है बहुत सारी डिपेंड करती है। अगर आप उद्योगपति को खत्म कर देंगे तो फिर आप अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे? तो बहुत सी सारी उद्योग के विषय में और भी बहुत सी बातें हैं जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। और वैसे हम जब मानते हैं कि भाई संपत्ति आपकी मौलिक अधिकार में है, और आपने संपत्ति अगर कमाया है तो उसको आप किस मद में खर्च करेंगे, तो वो तो आपका मौलिक अधिकार में आ जाता है, चाहे वो शादी पर खर्च करें, समाज पर कब खर्च करें। लेकिन आप उस संपत्ति को देश के अहित कुछ हो रहा हो या कहीं आतंकवादी के समर्थन में खर्च कर रहे हो, नक्सल के समर्थन में खर्च कर रहे हो, उग्रवादी के में खर्च कर रहे हो, तो आप अपराधी के श्रेणी में चले जाएंगे, फिर आप दंडित होइएगा। तो ये बहुत सी बातें हैं जो समझने की हैं, और साथ ही चर्चा को आगे बढ़ावें। मैं अपनी बात को ही विश्राम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात है तो बताएं। विपुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। मैं एक बात मेरा प्रजेश जी, मैं कुछ कहना चाह रहा। बताइए आदरणीय। हाँ, मैं कह रहा कि मतलब अगर कोई उद्योगपति किसी मतलब निर्धन गरीब व्यक्ति की लड़की की अगर शादी में वो सहयोग करता है तो वो अच्छा ही तो करता है, भले ही समाज या मतलब व्यक्ति जो है उसकी निंदा करें। दूसरी बात, अगर किसी संस्था को वो डोनेशन करता है तो वो मतलब कर से भी बच जाता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति भी मतलब सरकार को भी टैक्स देते हैं। लेकिन जो संस्थाएं भारत में धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, समाज हित में कार्य कर रही हैं,
उनको भी कुछ संस्थाएं मतलब उद्योगपति जो है सहयोग देते हैं, तो वो सरकारी टैक्स से भी बचते हैं। तो ये तो संसार है, मतलब कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, लेकिन जो धनाढ्य व्यक्ति है अगर किसी गरीब की लड़की की पढ़ाई में पैसा खर्च करता है, या मतलब गुरुकुल बनवाता है, या जनता के हित में कार्य करता है, समाज के हित में कार्य करता है, तो वो एक अच्छा ही कार्य कर रहा है। भले ही मनुष्य जो है प्रशंसा करें या निंदा करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग निंदा प्रशंसा को नहीं देखते, वो तो अपना जो मतलब पुण्य का कार्य है वो करते ही रहते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मतलब अगर सामर्थ्यवान व्यक्ति है और उसके पास धन है, तो अगर किसी भी गरीब की लड़की की शादी में वो सहयोग कर सकता है, ये अच्छी बात है। बस इतना ही कहूँगा। मेरा एक प्रश्न है, शायद बबलू जी ने एक बात कही थी कि किसी पाकिस्तानी एक्टर को बुलाया गया था शादी में, अंबानी जी की यहाँ जो हुई थी। जी मेरी जो सत्य जान बात है। जी, मेरे को लगता है कि शायद जिनको बुलाया गया था वो रिहाना थी, और जी हाँ। रिहाना है वेस्ट इंडीज के रहने वाली हैं। वहां पे एक जगह है बारबाडोसा, वहां की है, वो पाकिस्तान की नहीं है। ये पाकिस्तानी सिंगर का नाम आया था। नहीं नहीं, वो बारबाडोसा की हैं, वेस्ट इंडीज की, और उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ टिप्पणी करी थी कि गरीबों का देश है या कुछ है। तो उस बेइज्जती का बदला निभाया गया था विवाह में, कि जी जैसे हाँ, आप कह वैसा ही रही कुछ हैं। वैसा ही कुछ मामला था। जी जी, ठीक वही बता रहे मामला हैं था, वही मामला था। आप। तो वो बुलाया नचवाया इसलिए गया था कि आपने जिस देश हाँ को गरीबों का देश कहा, उस देश के एक उद्योगपति ने आपको बुला करके नचवा दिया। शायद ये जी अपमान का बदला निकल किया गया था। अब विपुल जी को शायद जी मालूम होगा। हाँ, ठीक बता रहे हैं। जी जी। एक बात जो आपने और कही, जी जो इन्होंने रेट बढ़ाए, मुझे लगता है जब इन्होंने रेट बढ़ाए थे उस समय मोदी जी कुछ नाराज थे इनसे, और उसी समय सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट है बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए किया। तो थोड़ा सा जो है सरकार ने भी सख्ती दिखाई कि अगर आप जो है जियो को हम उठा सकते हैं और आप ज्यादा मनमानी करेंगे तो इधर से हम बीएसएनएल को पुश कर देंगे। जी जी। नहीं, किस रियल तरह बात क्या है, जी मार्केट में जिस बंदे 50% कब्जे हैं लमसम, कुछ कम है, जी 45-47 के बीच में, जी इतने कब मार्केट में कब्जे हैं, है ना? पर 5,000 करोड़ खर्च किए, और इनके यूजर मैं देख रहा हूँ तो लमसम 50 करोड़ प्लस है भारत में। 115 करोड़ मोबाइल सिम अलॉट है ना, ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार। और लमसम 50 करोड़ से ऊपर इनके यूजर, 50-60 करोड़ के बीच में यूजर हैं। तो जी इनका पर मंथ, पर तो 2 माह में तो इनके पूरे शादी का खर्च निकल गए। यानी कि आप खर्च तो किए, मगर कहीं ना कहीं से हम हो चाहे अंबानी जी हो, वसूलने की मकसद कर लेते हैं। तो मार्केट पूरे तौर से जियो पर डिपेंड हो गए, और उसके बाद जियो ने रेट बढ़ाया, तो अनैतिक हुआ, अपराध तो नहीं कहेंगे। जी जी जी। कोई और साथी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, तो कल की जो चर्चा है वो हमारी जो चर्चा चल रही थी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी विपुल हेलो। जी बताइए। देखिए, केसरवानी जी का कहना सही है। अंबानी परिवार में जो शादी हुई थी उसमें 2 पाकिस्तानी आए थे। एक था आतिफ असलम और एक था राहत फतेह अली खान। जी इन जी दोनों जी ने परफॉर्मेंस दिया था। ये बात जी सही है। जी ठीक है। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो ब्रजेश प्रश्न रख भैया, सकते हाँ ब्रजेश भैया, 1 मिनट में कुछ बोलना चाहती हूँ। हैं। रीता जी देखो, कोई एक बात, नहीं नहीं समय प्रश्न नहीं है, मैं बहुत लंबी बात नहीं बोल रही हूँ, 1 मिनट दीजिए तो मुझे। चाहिए। देखिए, अभी एक बात आई थी निकल के कि मतलब कि अनुभव हो समाज को कि ऐसी भी शादियां होती हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब हमारे पास बर्फी हो तो लड्डू की कोई कीमत नहीं होती है उसके सामने, मतलब लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय जो विवाह संस्कार है वो एक ऐसा सामाजिक
एक ऐसा आर्थिक रूप से और एक ऐसा आध्यात्मिक रूप से संस्कार है जिसमें इतनी सारी प्रेरणा ली जा सकती है, जिसमें सबका भला छुपा है। तो ये जो शादियां अभी हो रही, अंबानी जी की शादी, वो खैर उनका व्यक्तिगत था, उस बारे में हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो कोई ऐसा विवाह नहीं है जिसपे कि समाज कुछ प्रेरणा ले या कुछ सीखे, जहाँ पे नाचता नचनिया जैसे काम होते हो, अश्लीलता हो, भद्दापन हो। हमारे जो विवाह संस्कार होते थे उसमें सामाजिक सहयोग होता था, सोशल कॉर्पोरेशन होता था, लोग कन्यादान देते थे, सारे समाज के लोग जाके, गांव के लोग, कि भाई उसकी बेटी का विवाह है, हमको कन्यादान करना है, वो उसको करेगा। एक सामाजिक सहयोग का कितनी बड़ी प्रेरणा थी। एक प्रकृति का शोधन हवन के सानिध्य में, मंत्र के माध्यम से, ठीक है, शोधन हो रहा है प्रकृति का। दो चीजें होती थी। और तीसरा, लड़की को जो लड़की का जो पिता होता था वो गोदान देने की परंपरा थी। आजकल तो दहेज देते हैं, गौ का दान देता था। आज जो दहेज दिया जाता है वो घर में ही टूट फूट जाता है, लेकिन गाय से उसका आर्थिक रूप से उसका परिवार जो है आगे आर्थिक रूप से समृद्ध होता था, और गौ माता उसको दान देने की परंपरा थी। तो जहाँ पे इतना कुछ सीखने को हो, ये शादियां कोई प्रेरणा का वो नहीं है, मेरा केवल ये कहना है। ठीक है। मैं एक बात अभी कहना चाहूंगा। एक रिसेंटली घटना हुई जो नीता जी ने कहा, अभी एक पंडित जी आए थे, ये जो 13वीं का कार्यक्रम कराते हैं तो वहां पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण। तो उसमें लिखा था कि वैतरणी नदी को पार कराने के लिए जो है वो गाय का दान करना चाहिए ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण जी ने कहा मुझे गाय का क्या करूंगा, तो मेरे को तो आप मोटरसाइकिल दे दीजिए। तो जो जो कराने वाले जिनके यहाँ कार्यक्रम होना था उन्होंने कहा फिर आप वैतरणी कैसे पार करेंगे, वैतरणी तो मोटरसाइकिल पे जाएगी नहीं। तो तो ब्राह्मण भी जो है ना वो गाय नहीं चाहता है, वो मोटरसाइकिल की मांग करता है। ठीक है, कल जो है चर्चा हम लोग वो रखेंगे, जो है उस पे रखेंगे एक चलो। बात सर, ज्ञानंद जी से करनी था हमें एक लाइन में। जी। हाँ, ज्ञानंद जी। ज्ञानेंद्र जी हेलो। साहब नहीं है मीटिंग में। अच्छा, नहीं है, चलिए जी कोई बात है, चलिए ठीक है, चलो कल भारत की कुरीतियों पर चर्चा करेंगे। आज की मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।